नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। नया साल करीब आ गया है, लेकिन उससे पहले ही देवभूमि पहुंचे सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। उत्तराखंड में बर्फबारी लगातार जारी है। रुद्रप्रयाग, जोशीमठ, उत्तरकाशी और पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी न्यू ईयर में आने वाले सैलानियों के जोश और जश्न को दोगुना करने वाली है और इसीलिए देश भर से सैलानी नए साल के जश्न को मनाने के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी से ज्यादातर पहाड़ सफेद चादर से ढक चुके हैं। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी की आशंका जाहिर की है और मौसम विभाग के मुताबिक 28 और 29 दिसंबर को उत्तरकाशी, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश का अनुमान है, जबकि 3000 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है। लेकिन पहाड़ी जिलों में कल से बर्फ पड़ रही है। ये बर्फबारी सैलानियों के लिए तो अच्छी है, तो वहीं स्थानीय लोगों की अगर हम बात करें तो उनके लिए मुश्किलें काफी बढ़ जाती है। अलग अलग जगहों की तस्वीर आप देख रहे हैं। बर्फ से पहाड़ ढक चुके हैं। बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें देखिए, केदारनाथ धाम की तस्वीरें। इसके अलावा मिनी स्विट्जरलैंड बना हुआ है चोपता, वहां की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहाड़ पर बर्फ की सफेद चादर हर तरफ दिखाई दे रही है। धारचूला में भी सुहाना नजारा दिखाई दे रहा है। बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें पहाड़ों से इस वक्त सामने आ रही है, जो हमने आपके सामने भी रखी है। हालांकि सैलानियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर है ये कि लगातार बर्फबारी हो रही है और ऐसे में क्रिसमस और क्रिसमस के बाद अब न्यू ईयर का जश्न किस तरीके से दोगुना हो रहा है उत्तराखंड में, वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पहाड़ पर लगातार बर्फबारी हो रही है, सैलानी पहुंच रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। उधर उत्तरकाशी में मौसम का मिजाज बदल चुका है और तस्वीरें जो आपको अब दिखाने जा रहे हैं वो उत्तरकाशी की हैं, जहां पहाड़ बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुके हैं। सुबह की धूप में बर्फ से ढके पहाड़ बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, ये आपको उत्तरकाशी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सुबह की धूप में बर्फ से जो ढके हुए पहाड़ हैं वो कितने खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आसमान की भांति ऐसा लग रहा है कि जैसे जमीन पर स्वर्ग जैसा नजारा हो। और पहाड़ पर मौसम का मिजाज बदल चुका है। उत्तरकाशी की ये तस्वीरें एकदम सुबह सुबह की तस्वीरें हैं। बर्फबारी के बाद जब धूप खिली उस वक्त की ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आप देख पा रहे हैं। और इसी तरीके से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी और उसके बाद आज सुबह की पहली जो तस्वीर है वो कुछ इस तरीके से इतनी सुंदर निकलकर सामने आई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपके सामने रखी। और चलिए अब आपको चमोली की तस्वीर भी दिखा देते हैं, जहां पर जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम बर्फ से ढक चुका है। इसके अलावा पर्यटक स्थल औली में भी जमकर बर्फबारी हुई है, जिसका सैलानियों ने जमकर लुत्फ उठाया है। तो ये चमोली की तस्वीर। बद्रीनाथ धाम पूरी तरीके से बर्फ से पटा पड़ा है। गाड़ियों पर, घरों पर, पेड़ों पर, हर जगह बर्फ ही बर्फ इस वक्त आप देख सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर है, चमोली की तस्वीर। बेहद खूबसूरत यहाँ भी नजारा हो चुका है। पर्यटक लगातार इन वादियों का दीदार करने के लिए, इस नज़ारे का दीदार करने के लिए पहुंच रहे हैं। ये देखिए बद्रीनाथ धाम की तस्वीर और हिमपात होती हुई ये तस्वीरें, और उसके बाद की जो तस्वीर है वो भी हमने आपके सामने रखी। और बद्रीनाथ धाम में कल रात से बर्फबारी हो रही है। रात में बर्फ पड़ने की तस्वीरें अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि लगातार बर्फबारी होने की वजह से बहुत ही सुंदर नज़ारा दिख रहा है। और ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं ये कल रात की तस्वीर है, जब बर्फबारी हो रही थी। बद्रीनाथ धाम की ये तस्वीर बर्फबारी के वक्त की ये तस्वीर है। सुबह की तस्वीरें हमने आपके सामने रखी, लेकिन कल क्या नज़ारा रहा पहाड़ों पर बद्रीनाथ धाम में वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बिल्कुल मोती के दानों की तरह बर्फबारी की ये तस्वीरें, जो कि इस वक्त हर तरफ सफ़ेद चादर, पहाड़ों में अगर आप देखें सफ़ेद चादर से पहाड़ ढके पड़े हैं। और सैलानी लगातार इन तस्वीरों को देखने के लिए, इस नज़ारे को देखने के लिए उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं। अब धारचूला की बात करते हैं। धारचूला के मुनस्यारी में नए साल का जश्न मनाने के लिए सैलानी बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं, लेकिन मुनस्यारी के बलाती में पर्यटक फंस गए। यहां कल देर शाम से बर्फबारी हो रही है।
तो मुनस्यारी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, एक के बाद एक जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और ये मुनस्यारी की तस्वीर, बताया जा रहा है कि मुनस्यारी में सैलानियों का हुजूम उमड़ा पड़ा है, लेकिन कुछ सैलानी जो कि बर्फबारी की वजह से फंस गए और उसके बाद अभी भी मौसम का मिजाज कुछ इसी तरीके का बना हुआ है। रात की ये तस्वीरें, जब रात में बर्फबारी शुरू हुई थी उस वक्त की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। उत्तरकाशी के दूर दराज इलाकों में बर्फबारी हुई, जिससे जिले के दूर दराज से घूमने आए पर्यटक हर्षिल, मुखबा और चौरंगी जैसी जगहों पर बर्फबारी का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं। पर्यटकों के पहुंचने से होटल व्यवसायियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। मां गंगा का शीतकालीन प्रवास से मुखबा, जहां सीजन की दूसरी बर्फबारी हो रही है, तो ये दूसरी बार यहां पर बर्फबारी हो रही है और बर्फबारी होने की वजह से होटल व्यवसायियों का कारोबार अब बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से वो बहुत खुश हैं, क्योंकि कोविड और उसके बाद का एक लंबा समय नुकसान में गया उनका। लेकिन अब जब बर्फबारी हो रही है, पर्यटक पहुंच रहे हैं, तो उनके चेहरे भी खिले उठे हैं। और ये मुखबा की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और चलिए अब सियासी खबरों की बात करते हैं। हल्द्वानी के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक पीएम की रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे। कौशिक और संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। 30 दिसंबर को पीएम मोदी की हल्द्वानी में रैली होने जा रही है। रैली को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। पीएम की रैली की तैयारियों का जायजा लेंगे मदन कौशिक। संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ वो बैठक करेंगे और प्रधानमंत्री का दौरा 30 दिसंबर को होने जा रहा है। हल्द्वानी में रैली प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। उससे पहले क्या तैयारियां हो चुकी हैं, कितनी तैयारियां अधूरी हैं और कैसे उन्हें मूर्त रूप दिया जाए, इसको लेकर अब मदन कौशिक जायजा लेंगे। और बताएं आपको कि संगठन के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे मदन कौशिक। स्थिति को समझेंगे, तैयारियां कितनी पूरी हुई हैं, कितनी अधूरी हैं, उन तमाम विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। हल्द्वानी के दौरे पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और पीएम की रैली की तैयारियों का वो जायजा लेंगे। आपको बताएं कि संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे। एक तरीके से ये समीक्षा बैठक होगी पीएम के दौरे को लेकर, पीएम के दौरे के पहले की तैयारियों को लेकर संगठन के वरिष्ठ नेताओं के साथ मदन कौशिक चर्चा करेंगे। हल्द्वानी में प्रधानमंत्री मोदी के दौरे की तैयारी परखेंगे और 30 दिसंबर को पीएम यहां पर पहुंचेंगे। हल्द्वानी में रैली को संबोधित करेंगे। तो रैली को लेकर कितनी तैयारियां हो गई हैं, कितनी तैयारियां होनी बाकी हैं, क्योंकि पीएम का दौरा है, बहुत महत्वपूर्ण दौरा, और उस बीच में अभी क्या हालात हैं तैयारियों को लेकर, इसी का जायजा मदन कौशिक लेंगे। बताया जा रहा है कि संगठन के तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में एक बैठक लेंगे। उन नेताओं से समझेंगे कि क्या जमीन पर तैयारियों को लेकर हकीकत है। तो हल्द्वानी के दौरे पर मदन कौशिक प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जायजा लेंगे। अंकित शाह संवाददाता हमारे इस वक्त हल्द्वानी से जुड़ चुके हैं। अंकित, क्योंकि 30 तारीख को प्रधानमंत्री की रैली होने जा रही है और आज मदन कौशिक पहुंच रहे हैं, संगठन के तमाम बड़े नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे, कब पहुंचेंगे, क्या पूरा कार्यक्रम उनका रहने वाला है? जी, आपको बता दें कि आगामी 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हल्द्वानी का दौरा है और इस दौरे को भव्य बनाने के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। लगातार शीर्ष नेतृत्व के यहाँ पर दौरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर दौरे करे, अब प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर दौरे करने जा रहे हैं और लगातार आज बात करें तो इस समय मैं जिस मैदान पे हूँ, इसी मैदान में प्रधानमंत्री की रैली होगी और जहाँ कुमाऊं के लोगों को यहाँ पर संबोधित करेंगे। और मैं जायजा दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर लगातार तैयारियाँ हो रही हैं और देख सकते हैं। और आज इस तैयारी का जायजा लेने प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी यहाँ पर शिरकत करेंगे और जहाँ वो पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जो निर्णय लिए जाएंगे किस तरह से और बेहतर किया जाए, उसका दिशा निर्देश यहाँ पर अधिकारियों को भी देंगे और साथ साथ पदाधिकारियों को भी देंगे, क्योंकि कुमाऊं में ये भव्य रैली हम बनाना चाहते हैं। जो भाजपा का नारा है 60 के पार, उसको किस तरह से आगे प्रमोट किया जाए, उस पर कैसे जीत हासिल की जाए, इस तरीके से पूरी रणनीति यहाँ पर अपनाई जाएगी और प्रधानमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अंकित आपका। और आज सीएम धामी पिथौरागढ़ के दौरे पर पहुंचेंगे। यहां पर वो गंगोली हाट में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इसके बाद उनका कार्यक्रम एक जनसभा को संबोधित करने का बताया जा रहा है। लेकिन उससे पहले सीएम हाट कालिका मंदिर में दर्शन पूजन भी करेंगे।
तय कार्यक्रम के मुताबिक सीएम 12 बजे पिथौरागढ़ पहुंच जाएंगे। आपको बता दें कि उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का कभी भी ऐलान हो सकता है और उससे पहले सभी राजनीतिक दल लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां रविवार को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रदेश का दौरा किया, पदाधिकारियों को गुरु मंत्र दिया, तो वहीं सीएम धामी लगातार जिलों का दौरा कर सौगातें बांटने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ का दौरा सीएम का बहुत अहम बताया जा रहा है। 12 बजे वो पहुंच जाएंगे, गंगोली हाट में पहुंचेंगे और गंगोली हाट में कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। लेकिन उससे पहले कालिका मंदिर पहुंचेंगे, जहां पर माता के दर्शन पूजन करेंगे और उसके बाद वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे। योजनाओं के शिलान्यास लोकार्पण के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। और अब बात हरदा के डबल प्रहार की करेंगे। देहरादून से आपको बड़ी जानकारी दे, हरीश रावत के आज ताबड़तोड़ कार्यक्रम बताए जा रहे हैं। भाजपा नेता सुरेश गंगावार को कांग्रेस में शामिल कराएंगे हरदा। उधम सिंह नगर के दौरे पर भी हरीश रावत पहुंचेंगे। सितारगंज और नानकमत्ता का दौरा भी हरदा करने वाले हैं। सितारगंज के गोठा गांव में उपवास पर हरीश रावत बैठेंगे। तो हरदा का डबल प्रहार आज देखने को मिलेगा। भाजपा नेता सुरेश गंगावार को कांग्रेस में वो शामिल कराएंगे। उधम सिंह नगर के दौरे पर हरीश रावत जाएंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि सितारगंज और नानकमत्ता का भी वो दौरा करेंगे। एक बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है कांग्रेस आला कमान की तरफ से। उनकी नाराजगी जब देखने को मिली, दिल्ली जब पहुंचे, तो ये साफ किया गया कि अब हरदा के ऊपर 2022 चुनाव की पूरी जिम्मेदारी है। और उसके बाद काफी एक्टिव हरदा दिखाई दे रहे हैं। सितारगंज के गोठा गांव में उपवास पर भी हरीश रावत बैठेंगे। सरकार के खिलाफ आज भी हमलावर वो दिखाई देंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी देहरादून से पंकज राणा मौजूद हैं। पंकज, हरदा का आज डबल प्रहार दिखाई देगा। एक तरफ तो वो गंगवार को पार्टी में शामिल करवाएंगे और दूसरी तरफ कई जगहों का दौरा भी कर रहे हैं। क्या पूरा कार्यक्रम रहेगा और कितना फायदा कांग्रेस को मिलने जा रहा है गंगवार के शामिल होने के बाद? अजय, देखिए, चुनावी बयार है उत्तराखंड में और तमाम जो सियासी दल हैं वो अपने अपने तरीकों से चुनावी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, अपने तरीके से चुनावी तैयारियों को कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये अगर हम कांग्रेस की बात करें तो क्योंकि हरदा को जब से जिम्मेदारी दी गई है चुनाव अभियान समिति के तौर पर कि वो चुनावों की कमान पूरी तरह संभालेंगे, उसके बाद से वो बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं। जब परसों वो देहरादून पहुंचे दिल्ली से तो बहुत बड़ा स्वागत उनका किया गया था। उसी के मद्देनजर हम ये कह सकते हैं कि एक जोश हरदा और तमाम उनके समर्थकों में है। उसी लिहाज से तमाम प्रदेश भर के ताबड़तोड़ दौरे वो में लगे हुए हैं। यहाँ आज कांग्रेस भवन में सुरेश गंगवार जो सितारगंज से भाजपा के नेता थे वो आज कांग्रेस का दामन थामेंगे। सुरेश गंगवार की जो धर्मपत्नी है वो जिला पंचायत का चुनाव लड़ चुकी हैं। उसके साथ साथ ही ये यशपाल आर्य के काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं। ओबीसी वोट बैंक पे अच्छी खासी पकड़ इनकी मानी जाती है। तो इस लिहाज से इसीलिए देहरादून के कांग्रेस भवन में ये कार्यक्रम रखा गया है, क्योंकि हरदा का आज सितारगंज का कार्यक्रम भी है और सितारगंज के ही नेता है सुरेश गंगवार और उनका ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है वो सितारगंज ना रखकर देहरादून में रखा गया है। तो इस लिहाज से कहा सकता है कि एक संदेश देने की कोशिश कांग्रेस कर रही है कि कांग्रेस का जो कुनवा है वो लगातार बढ़ रहा है। और इसके साथ साथ ही हरदा आज उधम सिंह नगर के कई क्षेत्रों में तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे। सैनिक जो तमाम पूर्व सैनिक हैं उनसे मुलाकात करेंगे। सितारगंज में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। तो ये लगातार ताबड़तोड़ और हरदा के कार्यक्रम हैं। लेकिन क्योंकि जिस तरह से चुनावी तैयारियां कर रही हैं पार्टियां, उसके साथ साथ तमाम दूसरे दल के नेताओं पर भी उनकी निगाहें जमी हुई हैं कि वो अपने पार्टी में उन नेताओं को ज्वाइन कराएं ताकि उनका कुनवा लगातार बढ़ता रहे। इसी को देखते हुए आज सुरेश गंगवार को कांग्रेस अपनी पार्टी में शामिल कर रही है। हालांकि बहुत बड़ा बैकग्राउंड उनका नहीं कहा जा सकता है, लेकिन यशपाल आर्य के काफी करीबी नेता माने जाते हैं। ओबीसी वोट बैंक पर इनके सितारगंज में काफी पकड़ है। तो जब हरीश रावत से सवाल किया गया था कि कौन कौन शामिल हो रहा है कांग्रेस में, तो उन्होंने कहा कि बीजेपी के एक नेता नहीं बल्कि कई ऐसे नेता हैं जो कि कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं और कांग्रेस के दरवाजे भी खुले हुए हैं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आज उधम सिंह नगर के दौरे पर राज्यपाल गुरमीत सिंह होंगे। जिला सदस्य अधिकारी की समीक्षा बैठक लेंगे और महिला स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी भी वो देखेंगे। भूतपूर्व सैनिकों से भी राज्यपाल गुरमीत सिंह मिलने वाले हैं। ये कार्यक्रम उनका बताया जा रहा है। उधम सिंह नगर के दौरे पर गुरमीत सिंह होंगे और आज उधम सिंह नगर के दौरे पर
राज्यपाल गुरमीत सिंह होंगे। जिला स्तरीय अधिकारियों की वो समीक्षा बैठक लेने वाले हैं। महिला स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी भी देखेंगे। इसके साथ ही आपको बताएं कि भूतपूर्व सैनिकों से भी वो मुलाकात करेंगे, अपना अनुभव साझा करेंगे, उनके विचार सुनेंगे। इसके साथ साथ महिला स्वयं सहायता समूह की प्रदर्शनी भी देखेंगे। तो बड़ी खबर लगातार आपको बता रहे हैं। आज उधम सिंह नगर के दौरे पर राज्यपाल होंगे और जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक वो लेने वाले हैं। और चलिए इस बीच आपको एक और बड़ी जानकारी दे। हरिद्वार में आम आदमी पार्टी के सह प्रभारी प्रवीण कुमार और ज्वालापुर विधानसभा प्रभारी ममता सिंह के नेतृत्व में विशाल रैली निकाली गई। इसके अलावा आपके सह प्रभारी प्रवीण कुमार ने बूथ समीक्षा बैठक भी की है और बूथ संकल्प आप विकल्प अभियान में आपने हर बूथ पर 10 युवाओं को भी जोड़ा है, जिसके तहत कुल 1 लाख वॉलंटियर बूथों को मजबूती देंगे। तो युवाओं को जोड़ने का लगातार काम चल रहा है। इसी कड़ी में आम आदमी पार्टी की तरफ से रैली निकाली गई, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो ये विशाल रैली आम आदमी पार्टी की तरफ से निकाली गई और आपका बूथ संकल्प आप विकल्प ये नारा दिया गया, ये संकल्प लिया गया और इसी संकल्प के साथ हर बूथ पर 10 युवाओं को भी जोड़ा गया। बूथों की मजबूती इससे बढ़ेगी, ये दावा किया गया आम आदमी पार्टी की तरफ से। युवाओं पर लगातार आम आदमी पार्टी का फोकस है। और अब खबर खटीमा से है, जहां खटीमा के सुरई वन रेंज में बन रही जंगल सफारी और क्रोकोडाइल सफारी का मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक पराग मधुकर धक्काते ने निरीक्षण किया। वन अधिकारियों ने निरीक्षण के दौरान निर्माणाधीन एजेंसी को जरूरी निर्देश भी दिए और सफारी का मुख्य मकसद वन विभाग की आय को बढ़ाना है और स्थानीय युवाओं को रोजगार देना भी है। उत्तराखंड एक वन्यजीव बाहुल्य क्षेत्र है और जो जो सीमांत क्षेत्र है यहाँ वन्यजीवों की प्रचुरता को देखते हुए यहाँ जनमानस को, यहाँ के स्थानीय युवाओं को वन्यजीवों से और उनकी आजीविका से कैसे जोड़ पाए, तो इसका एक एग्जाम्पल हम क्रिएट करना चाहते हैं। TFO तराई पूर्वी, CF वेस्टर्न सर्कल और जो पूरी टीम है यहाँ पे, रेंज ऑफिसर्स और हमारे सभी जो वनकर्मी हैं यहाँ पे, इनके माध्यम से जो है इन्होंने यहाँ पे सुरई इको टूरिज्म जोन को विकसित किया है। साथ ही में क्रोकोडाइल ट्रेल यहाँ पे विकसित हुई है ककरा क्षेत्र में। तो एक अपने आप का एक अनूठा एक अभिनव प्रयास है। और अब बात पहाड़ की बेटी की करेंगे। अल्मोड़ा की ज्योति भट्ट ने भरतनाट्यम में गोल्ड मेडल जीतकर अल्मोड़ा के साथ ही पूरे प्रदेश का नाम रोशन किया है। ज्योति भट्ट से बात की है लखनऊ से हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने, आप भी सुनिए। अल्मोड़ा की ज्योति भट्ट ने भरतनाट्यम में गोल्ड मेडल लेकर देवभूमि का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। ज्योति भट्ट अल्मोड़ा की रहने वाली हैं। ज्योति भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ में पढ़ाई कर रही हैं। उन्होंने भरतनाट्यम नृत्य विभाग में सबसे ज्यादा अंक हासिल किए हैं, जिसके लिए ज्योति को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। तो ये भरतनाट्यम में शौक कहाँ से आया आपको? कितनी उम्र से ये डांस सीख रही हैं आप? मैं बहुत छोटी थी, मैं कक्षा 8 में पढ़ती थी उस टाइम पे। 12-13 साल की उम्र से मैं नृत्य सीख रही हूँ। तो उस टाइम पे सर ये एक भरतनाट्यम नृत्य वहाँ कोई जानता नहीं था, नया ही आया हुआ था। तो मैं गई वहाँ, मैंने खुद का अपना एडमिशन कराया। ऑल्दो मैं बहुत छोटी थी, बट मुझे वहाँ के सर लोगों ने काफ़ी हेल्प करी एडमिशन के लिए। तो कुछ नया सा लगा नृत्य में, क्योंकि कथक नृत्य सभी जानते हैं, भरतनाट्यम में रेयरली वहाँ किसी को पता होता। उस टाइम पे नया भी आया था, तो मेरा बहुत एक्साइटमेंट था कि कैसा रहेगा। और डांस का शौक़ मुझे बचपन से ही बहुत ज़्यादा है, तो मैंने उसमें अपना एडमिशन लिया और फिर उसके बाद कंटिन्यूसली पढ़ाई करी। वो 6 साल तक का वो डिप्लोमा होता है कोर्स, तो मैंने 6 साल की कंटिन्यूसली पढ़ाई करी नृत्य में। ऐसा नहीं है कि नृत्य में सिर्फ डांस ही आपको करना पड़ता है, आपको पूरी नॉलेज पूरी लेनी पड़ती है। लेकिन ज्योति की ये जर्नी काफी संघर्ष भरी रही है। ज्योति, ये बताइए कि इस लंबे सफर में क्या क्या परेशानियां आई, कैसे आपने इसको हासिल किया इतना बड़ा
लक्ष्य? बहुत सारी मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी हैं, बहुत टफ सिचुएशंस कह सकते हैं। जैसे कि मैं काम भी करती थी होटल में और फिर मैं यहाँ अपना डांस क्लास भी जाती थी। तो मेरी टाइमिंग ऐसे रहती थी कि इससे मेरे सुबह 7 बजे मुझे शिफ्ट में रिपोर्ट करना होता था और 12-1 बजे तक मुझे वहाँ रहना होता था। आफ्टर दैट मैं अपना डांस क्लास जाती थी 1 से 6 बजे तक, 5 बजे तक। आफ्टर दैट मैं फिर दोबारा आके 6 बजे से अपनी शिफ्ट स्टार्ट करती थी रात के 11-12 बजे तक। तो रोज़ मेरा यही शेड्यूल रहता था क्योंकि मुझे कुछ करना था। अब नो मैटर, और एज अ फ्रंट ऑफिस बीइंग अ फ्रंट ऑफिस गर्ल, आई नीड टू बी आई हैव टू बी स्टैंड। तो मेरी जॉब जो है स्टैंडिंग जॉब है और बिल्कुल दौड़ना भागना काफ़ी कुछ रहता था, एक्टिव भी आपको रहना है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में, इतनी सारी चीज़ें मैंने फेस करी अभी तक इस जर्नी में। ज्योति भरतनाट्यम को अपने करियर के तौर पर अपनाना चाहती हैं। ज्योति को इस बात का भी मलाल है कि उत्तराखंड में उभरती प्रतिभाओं को बढ़ावा नहीं दिया जाता है। डांस को आप करियर के रूप में कैसे डिफाइन करेंगी और युवाओं के लिए क्या मैसेज देंगी? जी, करियर के लिए काफ़ी लोग सोचते हैं अरे ये तो डांस करती है, क्या करियर बनाएगी। तो काफ़ी ये जो मेंटालिटी है मैं लोगों को यहाँ पर बता देना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप जाएंगे तो आपको वहाँ पर हर तरीके की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बट द थिंग इज़ दैट आप उस चीज़ को कितना इम्पोर्टेंट देते हैं और कितना सीरियस और डेडिकेशन आपके अंदर है। जितना डेडिकेशन आपको आपके लक्ष्य के प्रति होगा, वो लक्ष्य आपको उतनी ही जल्दी मिल जाएगा। तो नृत्य में ऐसा नहीं है कि करियर नहीं है। मैं भी नृत्य, अपना भारतीय शास्त्रीय नृत्य की विधा जो बहुत कम लोग परस्यू करते हैं, भरतनाट्यम में अपना करियर बनाना चाहती हूँ। ज्योति की इस कामयाबी से उनके परिवार के लोग भी बेहद खुश हैं। मेरा ये कहना है ऐसी बेटी हर घर में होना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और माँ बाप प्रयास करें ऐसी बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए और अल्मोड़ा का रोशन करना चाहिए, उत्तराखंड का रोशन करना चाहिए। हर बेटी, आज मेरी बेटी ने कर दिया, मैं कहता हूँ ये बेटी देश की है। ज्योति की कड़ी मेहनत ने उन्हें ये मुकाम हासिल करवाया है। ज्योति ने साबित कर दिया है कि अगर कुछ कर गुजरने की चाहत हो तो कोई काम मुश्किल नहीं है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से विवेक त्रिपाठी के साथ अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट।